Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss a new topic that is organic manures. So आज हम organic manures के बारे में स्टडी करेंगे, उसका बेसिक्स देखेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसकी कमी स्टडी करेंगे, कितने तरह के मैन्योर्स होती हैं वो सब के बारे में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट लेक्चर ऑर्गेनिक मैन्योर्स. So first of all we should look over the law of minimum. So law of minimum जो दिया गया वो लिबिंग ने दिया था. So what is said, growth of the plants is limited mostly by the essential plant nutrients present in the least relative amount. First limiting means कि law of minimum बोला है कि अगर आप सॉइल में सब न्यूट्रिएंट्स को इनफ अमाउंट में अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स के लिए, फिर भी अगर किसी एक न्यूट्रिएंट की भी प्रेजेंस कम होती है या इवन एब्सेंस होती है, सो उसकी ग्रोथ उसके कारण भी रुक सकती है, रिड्यूस हो सकती है. दैट में स्टैग्नेंट, दैट में स्टॉप. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मिनिमम. सो लॉ ऑफ मिनिमम के अकॉर्डिंग हमको प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए उनको उनके रिक्वायर्ड अमाउंट में उनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराने जरूरी है ताकि हम उनकी प्रोडक्टिविटी ले सकें, उनसे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ले सकें. सो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मैन्यूर्स या फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं प्लांट्स में, क्रॉप्स में, ताकि उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल हो सके. जब उनका यूटिलाइज करेंगे तो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ही हमको उसका प्रोड्यूस मिल पाएगा, हम उसे यूज कर पाएंगे. सो इन लेक्चर्स में हम पहले मैन्यूर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्टिलाइजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं मैन्यूर्स के बारे में. सो पहले हमने एक डाटा दिखाया है जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स इन इंडिया. सो हमने 2014 तक का डाटा ऐसे शो किया है कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्या है, तो हमने डाटा लिया गया है. सो इस डाटा में क्या शो कर रहा है कि अगर हम 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 11 एंड 14 तक का डाटा को एनालाइज करते हैं, so we can see that the population of India is increasing day by day. It was 36.1610 crores in 1951 and it is 125 crores in 2014, and this is 2017. I think it may cross 130 crores or 135 crores. It is about 30 crores. So it means कि ये डाटा इंक्रीज हो रहा है, हमेशा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. Then if we see the production, then fruit grains production in million tons. So it was in 1951 it was 50 tons and it is continuously increasing. So ये production भी हमारा continuously increase हो रहा है. So हमारा production कैसे increase हो रहा है, how it is increasing. So the concept behind is increasing is the development of the technology, development of the fertilizers, development of the manures, and all kinds of manures, fertilizers and equipments, machines, all these contribute to increase in the production of the food grains. So इन सब का जो contribution है, इसकी वजह से food grains का production बढ़ रहा है. So per capita availability है वो भी increase हो रही है. 124, 124, 112, 128, 176, 220, 281 and 324. So ये भी increase हो रही है day by day. सो ये डाटा शो हो रहा है कि हमारी डे बाय डे इसका इंक्रीज करने की जरूरत है हमको. नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटजीज एंड एडॉप्शन फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, एडॉप्शन के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी एडॉप्ट की. सो इट वाज यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज की. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, उन्होंने केमिकल्स को यूज किया, पेस्टिसाइड्स को यूज किया जो हाई यील्डिंग वैरायटीज के लिए जरूरी थे. न्यू प्रोजेक्ट्स वर बिल्ड, इरिगेशन पोटेंशियल जनरेटेड. सो उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए, इरिगेशन पोटेंशियल को जनरेट किया, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई लोगों को, किसान को. यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, मोटर्स, पंप्स एंड फार्म मशीनरी इंक्रीज. तो ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी, पंप वगैरह इंक्रीज किए. बैंक्स लेंड एग्रीकल्चर लोन्स टू द फार्मर्स, तो उनको मनी अवेलेबल करवाई फार्मर्स को, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को ग्रो कर सके. सो these are the trends followed in fertilizers consumption. सो अगर ग्राफ देखते हैं कि जो NPK का कंजम्पशन है वो
1951 टू 2008-9 तक हमेशा इंक्रीज हुआ है, ये हमेशा बढ़ता रहा है। मीन्स कि प्रोडक्शन में इसका बड़ा हाथ है मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स का। तो इस तरह से पेस्टिसाइड कंजम्पशन का अगर हम देखें, पेस्टिसाइड कंजम्पशन जो पहले इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया 80-90 तक, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो स्कीम आई, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, इसका कंजम्पशन रिड्यूस किया जाना चाहिए, सिर्फ उतना ही यूज़ किया जाए जितना कि जरूरी है। एक्सेस पेस्टिसाइड यूज़ करने से हम प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज कर सकते। सो इसका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। सो इसके बाद ऑलमोस्ट ये सेम ट्रेंड फॉलो करा है 91 टू 2013, ऑलमोस्ट ये सेम ट्रेंड पे है। सो दिस इज द पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर यूज बाय द स्टेट इन द इंडिया। सो डिफरेंट स्टेट्स हैं, पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ऑल दी स्टेट्स आर यूजिंग मोस्टली। सो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम राजस्थान में है। ये डाटा 2010 के अकॉर्डिंग है, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो इट मीन्स पंजाब, आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु, हरियाणा, ये 4-5 स्टेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इनको यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट इज फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर? तो फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर क्या होता है? ए फर्टिलाइजर और मैन्यूर कंटेन्स वन और मोर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सो फर्टिलाइजर या मैन्यूर्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, उनको प्रोवाइड किए जाने जरूरी हैं। इट इज अप्लाइड टू सॉइल्स टू एनकरेज द क्रॉप ग्रोथ। तो क्रॉप ग्रोथ को एनकरेज करने के लिए सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं। द अमाउंट और एडेड इज डिसाइडेड ऑन आफ्टर द सॉइल एनालिसिस। तो कितना हमको अमाउंट अप्लाई करना है वो सॉइल का एनालिसिस करने के बाद डिसाइड किया जाता है कि कितना सॉइल में अवेलेबल है, कितना प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाता है और उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है कि इतना अमाउंट अप्लाई किया जाना चाहिए। देन फर्टिलाइजर्स आर मेनली इनऑर्गेनिक एंड आर मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जनरली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बने होते हैं। मैन्यूर्स आर ऑर्गेनिक, लेकिन जो मैन्यूर्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, मेड फ्रॉम द प्लांट एंड एलिमेंट वेस्ट। सो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बेनिफिशियल होते हैं फर्टिलाइजर से। मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर शुड सोल्ड इन इंडिया कंटेन NPK एंड आइदर सिंगली और इन ए कॉम्बिनेशन। तो जितने भी अपने भारत में, इंडिया में फर्टिलाइजर सेल किए जाते हैं सब NPK के कॉम्बिनेशन से होते हैं, किसी में NPK इंडिविजुअली होते हैं या फिर इनके कॉम्बिनेशन से अवेलेबल होते हैं। सो दिस इज ए पिक्चर शोइंग दैट डिफरेंट nutrients which are available in soil and how they are consumed by the plants from soil। ये इस तरह से शो किया गया है पिक्चर में। So the use of chemical fertilizer is increasing day by day for the sake of the increasing production। तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनका यूज बढ़ रहा है। By excess use of it the fertility of soil and health also deteriorates। So इसके ज़्यादा यूज से फर्टिलिटी और सॉइल हेल्थ बिगड़ रही है, उससे प्रॉब्लम आ रही है। सो इसलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर्स को यूज नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक जो मैन्यूर्स हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। देयरफॉर द यूज ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्यूर्स इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव वेज फॉर एनहेंसिंग प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। सो एनहेंस करने के लिए जरूरी है सॉइल हेल्थ के लिए कि ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हम यूज किए जाए। इट इज नॉट ओनली चीपर, इजिली अवेलेबल, एंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टू। ये चीप ही नहीं है, सस्ती ही नहीं है और ये इजिली अवेलेबल भी है और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के हेल्प करती है। सो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय फार्मर टू एनहेंस द सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। सो दीज आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स लाइक। तो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स कितने तरह की है? फार्म यार्ड मैन्यूर है, ग्रीन मैन्यूर है, कंपोस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रॉप रेसिड्यूज एंड अदर फार्म वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ऑयल केक्स एंड बायोलॉजिकल वेस्ट, एनिमल बोन, स्लॉटर हाउस रिफ्यूज। तो ये इस सब तरह की ऑर्गेनिक मैन्यूर्स अवेलेबल हैं। सो जो कुछ बेनिफिट्स क्या है सॉइल ऑर्गेनिक मैन्यूर्स के? ऑर्गेनिक मैन्यूर्स इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। सो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स का इंफॉर्मेशन देखा, उसके क्या एडवांटेज है वो सब देखा। सो अगर आप वो नहीं देखा तो प्लीज आप वो लेक्चर्स देख लें जिससे आपको सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में जानकारी हो सके।
सो ये बेनिफिशियल होते हैं मैन्योर्स, इससे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स लीज द प्लांट फूड इन अवेलेबल फॉर्म फॉर द यूज ऑफ क्रॉप्स, ये प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स शुड नॉट बी सीन बाय एज कैरीज ऑफ प्लांट फूड, सो इनको एज ए कैरीज नहीं देखना चाहिए। These manures also enable a soil to hold more water and help to improve the drainage in clay soil, ये water holding capacity ज़्यादा होती है। They provide organic acids that help to dissolve the nutrients and make them available for the plants, इसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं। देन सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स, तो सोर्सेस ऑफ क्या क्या है? बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज, तो जो भी फार्मिंग इंडस्ट्रीज हैं या उससे अलाइड इंडस्ट्रीज है वहां से ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिलती है, या फिर फार्म यार्ड से ड्रॉपिंग्स, क्रॉप वेस्ट, रेसिड्यूज, सीवेज, स्लज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन सब से हमको जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने सॉइल मैन्योर्स के बारे में देखा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट advancedagriClasses.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। हमने वहाँ पर IBPS AFO के लिए फ्री डेमो टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है। अगर आप चाहें तो उस सीरीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप उसे दे सकते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे भी इस दिए गए नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।